नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और जितने भी पुराने वीडियोस हैं और जितने भी प्लेलिस्ट है वो आप लोग ज़रूर देखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज चल रही है, आप लोग को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी भौतिकी, ऑप्शन डी रसायन शास्त्र। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सी.वी. रमन को भौतिकी के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर, ठीक याद रखिएगा। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। ठीक, 28 फरवरी को इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, जिसके महत्व को देखते हुए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो डॉक्टर चंद्रशेखर थे उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए रक्त समूह की जांच करना, ऑप्शन बी पोषण नाल की एक्स किरण, ऑप्शन सी मस्तिष्क की एक्स किरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पोषण नाल की एक्स किरण। एक्सप्लेनेशन की बात कर देते हैं, आप लोग को पूरी डिटेल्स बता दे रहे हैं इस वीडियो में। ठीक, तो बेरियम मिल पोषण नाल या पेट के एक्सरे परीक्षण के पूर्व पिलाया जाता है। ठीक, ये जो बेरियम मिल होता है, ये अगर आप पेट वगैरह का एक्सरे कराने जाते हैं तो आपको पहले ही पिला दिया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक होने के कारण बेरियम मिल पेट के अन्य भागों को स्पष्ट दिखाने में या देखने में मदद करता है। ठीक, तो बेरियम मिल क्या होता है? ये एक्सरे किरण को अवशोषित करता है अपने अंदर। ठीक, तो अगर आपको पिला देंगे तो उसके जो पेट में ये जहाँ जहाँ जिस हिस्से में रहेगा उस हिस्से की जो पेट के और अंग होंगे जो भी होंगे बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? ए द्विअवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी अवतल। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अवतल और उत्तल में अक्सर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग को ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिक अपने से दूर करनी है प्रैक्टिस सेट के आधार पे। ठीक, तो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होते हैं? उत्तल दर्पण। एक्सप्लेनेशन बता दें आप लोगों को। मोटर वाहनों में प्रसिद्ध दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तथा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है। समझ रहे हैं ना? पीछे कितना लंबा चौड़ा सड़क है, क्या है, और उतनी लंबी चौड़ी सड़क और जो भी गाड़ी मोटर आ रहे हैं सब एक छोटे से आपके पूरे कांच में समाहित हो जाते हैं, जिससे आप पीछे की सारी एक्टिविटी अपने वाहन में देख सकते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? ए प्रकाश की तीव्रता, बी द्रव्यमान, सी समय, डी खगोलीय दूरी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खगोलीय दूरी मापा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन बता दें। आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ए मीजल्स, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी पोलियो, डी हेपेटाइटिस ए। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को पता होगा बीसीजी टीका जो लगता है वो टीबी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, टीबी का पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टीबी को तपोदिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किससे संबंधित है? ए आरएनए से, बी डब्ल्यूबीसी से, सी आरबीसी से, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो डीएनए जो है वो आरएनए से संबंधित है, क्योंकि डीएनए क्या रहता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए करता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक, तो आरएनए भी क्या है?
एज ए आरएनए बहुत जगह आप लोग बीएससी थर्ड ईयर पढ़े होंगे, बहुत जगह प्रूव भी हुआ है कि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ऐसे राइबो वायरा वगैरह फैमिली में आरएनए जो होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, तो डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निम्न में से है? ए मार्फिन, बी निकोटीन, सी हेरोइन, डी क्विनीन। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो तंबाकू में रसायन पाया जाता है वो होता है निकोटीन, यही नशीला होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन ए 30 सितंबर, ऑप्शन सी 12 जून या ऑप्शन डी 31 मई। ठीक है, तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी भावनगर, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी पणजी। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनसीएल कहाँ है? पुणे में है। ठीक, काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं अगर जाएं घूमने टहलने तो। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उल्कापिंड, ऑप्शन बी तारे के प्रकार, ऑप्शन सी वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, ऑप्शन डी पुच्छल तारे का मालवा। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग हमें जल्दी से बताएंगे। अगर सोचिए और उसके बाद हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेनेशन बता देना है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। उल्का ऐसा आकाशीय कण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय रगड़ खाकर जल उठता है। उल्काओं को हम प्रायः टूटते हुए तारों के नाम से जानते हैं, पर ये तारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या सही हो जाएगा? टूटते हुए तारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड। उल्कापिंड को हम लोग टूटते हुए तारों के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लेकिन वास्तव में ये तारा नहीं होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो काफ़ी चौचक बहुत अच्छे तरह की हिंदी दिया है, तो आप लोग हिंदी का मतलब समझिए। विपुल मतलब अत्यधिक मात्रा। ठीक, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पे। नाइट्रोजन जो है 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक, और जितने भी भाग हैं 1% में और अदर गैसेस शामिल हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है? ए पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, बी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, सी पृथ्वी का तापमान स्थिर है। ठीक, और डी होता है उपयोग में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर ज़रूर पढ़ लें। ठीक, आपको बता देते हैं एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर सौर विकिरण भूतल पर आपतित होता है, जिससे उसकी कुछ ऊर्जा का अवशोषण होता है और कुछ का अपकीड़न हो जाता है। फलस्वरूप परावर्तित विकिरण का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, वह वायुमंडल को पार करने में विफल रहता है और वायुमंडल में कैद होकर रह जाता है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। ऐसे सौरमंडल से जो गैसें आ रही, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 आ रही है, अगर वो वापस उसकी मतलब वापस वो नहीं जा पाए, एक जगह एकत्रित हो जाए तो वो हीट काज करने लगती है, और वही हीट से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? ठीक, तो ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1983 ईस्वी में। अगर आप बॉटनी थर्ड ईयर में अगर आप बॉटनी पढ़े हैं अच्छे ढंग से, और अगर आप इन्वायरमेंटल वाला पेपर अच्छे ढंग से पढ़े हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। और बाघ परियोजना योजना जो है वो बहुत अच्छे ढंग से बताया भी गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना 1973 में आरंभ की गई है। ठीक है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में WWF की सहायता से की गई थी। वर्तमान में देश में कुल टाइगर रिजर्व जो हैं वो कितने हैं? 45 ठो हैं, याद रखिएगा। वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 45 ठो हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, तो क्वेश्चन है हमारे सामने, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन जी हैग में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक। तो यह संस्था संविधान में 22 जुलाई 1946 को स्वीकृत हुई थी और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों की जनता के स्वास्थ्य की उत्तम संभव दशा को प्राप्त करना है, ठीक है। इसकी स्थापना कितने को हुई? 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल, ठीक है, 1948, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान को कहते हैं एनोक्सिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया, सेप्टिसीमिया। तो एनीमिया जो होता है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, लेकिन अगर WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से लोग जानते हैं, बहुत डेंजरस होता है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? ठीक, शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, शरीर में शर्करा, या डी रुधिर में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देगा तो नाइट्रोजन जनित पदार्थ जो हैं वो हमारे बॉडी में जो है रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे बहुत लोग जैसे जो डायलिसिस वगैरह कराते हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, ठीक है। तो जब यूरिया जो है ब्लड में जाने लगती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है और आए दिन आप लोग देखते होंगे किडनी के पेशेंट, बहुत बेचारे किडनी पेशेंट डेड कर जा रहे हैं। हालांकि अब दवा वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डायलिसिस वगैरह के सिस्टम हो चुके हैं, लेकिन बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो वृक्क कार्य करना न बंद करें, आप लोग सुबह शाम गर्म पानी और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? ए रेनिन, बी प्रोटीएज, सी टाइलिन, डी एमाइलेज। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, स्तनधारियों में। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है? ए फल भित्ति, बी भ्रूणकोश, सी फूड बीज, डी बीजावरण, ठीक। तो अंदर का जो होता है जाइगोट भ्रूणपोष, ठीक है, वो ही खाने योग्य रहता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश वाले भाषा में नारियल मीट भी बोला जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? मतलब एजोला को अगर मिला दें, जैसे नीलहरी शैवाल से, बी हड्डी का चूना, सी गोबर, डी यूरिया। तो अगर अच्छा उर्वरक बनाना है तो एजोला को किस में मिला देंगे? नीलहरित शैवाल में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लिम्फोसाइट रक्षा करती है? ए रोगाणुओं से, बी लिम्फ से, सी श्वेताणुओं से, डी विष से, ठीक। तो लिम्फोसाइट जो होती है रोगाणुओं से रक्षा करती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यही है, ठीक। इसी की वजह से हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह इंटर करते हैं और जो भी डेंजरस होते हैं उन्हें यह नष्ट कर देता है, ठीक। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कीटों में, ऑप्शन बी सांपों में, ऑप्शन सी पक्षियों में, ऑप्शन डी चमगादड़ों में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अपवहन का वैसे खास हमें इंग्लिश में पता नहीं है इस टाइम, तो अपवहन मतलब हो सकता है डायलिसिस हुई, ठीक। आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? डी पहला ए ऑप्शन ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, बी पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, सी ग्लूकोज का अवक्षय,
डी लैक्टिक अम्ल का संचय। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका, लैक्टिक अम्ल का संचय। ठीक है, लैक्टिक अम्ल कैसे बनेगा, जैसे जब आप वर्क करेंगे तो सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब वहाँ का ऑक्सीजन ख़त्म होने लगेगा तो ऑक्सीजन जो है ख़त्म होने, जैसे बिना ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि पायरिक एसिड वगैरह लैक्टिक एसिड फार्मेशन होने लगता है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिजैविक विषाणु जनित रोगों पर प्रभाव नहीं दिखाती है क्योंकि ए विषाणु प्रतिजैविक रोधी होते हैं, बी विषाणुओं में अपना प्रोटीन संश्लेषण तंत्र नहीं होता है, ठीक, सी विषाणु परजीवी होते हैं, डी विषाणु पर कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणुओं में अपना प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए प्रतिजैविक विषाणु जनित रोगों पर प्रभाव नहीं दिखा पाती है। इसीलिए आप देखते होंगे वायरस जनित जितने भी रोग हैं उसमें से कुछ को छोड़ के बाकी किसी की वैक्सीन या दवा ठीक तरह से नहीं आ सकी है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आप अपना भी ज्ञान बढ़ाएं और दोस्तों का भी ज्ञान ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।